पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, जी सर, बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। है सर। मेरा भी सौभाग्य है, आज मैं नौटियाल सर को सुनने जा रहा हूँ। काफी टाइम फेसबुक से मेरा परिचय रहा है नौटियाल सर से, लेकिन कभी जी सुना नहीं हमने, और आज मैं सुन रहा हूँ नौटियाल सर को। जी जी, आज सर की तरफ से हम लोगों को यह टाइम मिल गया है, या मैं यूं कहूं कि निवेदन को सर ने स्वीकार करके अपनी वाणी को इस पटल तक पहुंचाने के लिए स्वीकृति दी है। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन है, अभिनंदन है। मैं सर के बारे में थोड़ा सबको परिचित करा दूं, जितने हमारे विशेष शिक्षक या हमारे छात्र हमसे जुड़े हैं। सर सेवा कर्म को प्रधानता देते हैं। आप NIVS, जो आज NIE PVT देहरादून के नाम से जाना जाता है, वहां की कार्य प्रणाली की एक उदाहरण है। आपकी सेवाएं वहां से प्रारंभ होकर मेरठ ब्लाइंड स्कूल होते हुए लखनऊ ब्लाइंड स्कूल आई हैं। आपके द्वारा छात्रों को विशेष प्रकार के उपकरणों की सहायता के साथ साथ उनका समुचित प्रयोग तथा दृष्टिबाधित जनों हेतु वर्तमान समय में जो सबसे प्रमुख विषय विज्ञान और गणित शिक्षण है, इन शिक्षणों का बेहतरीन और एक मजा हुआ ज्ञानार्जन कराने का प्रयास सदा रहा है। छात्रों के द्वारा आपके शिक्षण के प्रति सदा ही उत्तरोत्तर उत्तम फीडबैक आते रहे हैं। आपके द्वारा छात्रों को सहज शब्दों में, सहज भावों में ज्ञानार्जन कराया जाता रहा है, और सदा ही यह प्रयास किया जाता रहा है कि छात्र हित को कितना अधिक से अधिक प्रधानता दे करके छात्रों के उन्नत भविष्य को सजाया और संवारा जाए। ऐसे महनीय व्यक्तित्व आज हमारे बीच हैं। यह हमारे इस पटल का बहुत 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 यश की बात है, और हमारे लिए भी यह निश्चित तौर पे एक यश का विषय है कि आज हमने उस हीरे को सुनने का प्रयास किया है, या हम उस हीरे को सुनने के लिए चल रहे हैं जो जमीन से जुड़े हैं। सुन तो हम सभी को रहे हैं, सभी श्रेष्ठ होता है, लेकिन सर आज हमें जो बातें बताएंगे, वे बातें बताएंगे जो सीधे वे वर्तमान आज भी वे किसी दृष्टिबाधित बालक या बालिका के साथ व्यवहारिक तौर पर प्रयोगिक कर रहे हैं। ऐसे प्रायोगिक अनुभव प्रस्तुत करने वाले आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अशोक नौटियाल सर का मैं बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, तथा RSVI की तरफ से सर को बारंबार प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि सर आए और अपनी दिव्यवाणी आज के विषय पे रखें। आदरणीय सर। धन्यवाद नागेश पांडे सर जी। नमस्कार। और आपने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही कह दिया। वास्तव में हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और हमें इतनी तारीफ की आदत नहीं है। मैं RSVI संस्था के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस वेबिनार में आमंत्रित किया और एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया जो विषय आज भी काफी क्लिष्ट है, दृष्टिबाधित। आज इस तकनीकी के युग में जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर दी है, तब भी बच्चे, अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो हाई स्कूल तक गणित और विज्ञान का अध्ययन आज भी नहीं कर रहे हैं। प्रयोग के तौर पर पहली बार पिछले साल कक्षा 9 में स्पर्श राज के दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लखनऊ में छात्रों ने विज्ञान विषय लिया है, और इस साल हाई स्कूल में वो सम्मिलित होंगे विज्ञान विषय के साथ। और जितना हम प्रयास कर सकते हैं, हमारे अन्य टीचर और हम मिलकर कर रहे हैं कि हमारे छात्र विज्ञान में कुछ अच्छा कर पाए। दूसरा, भी नहीं आ रही, जो आज का टॉपिक है दृष्टिबाधित छात्रों हेतु विज्ञान एवं गणित शिक्षण, ये बहुत ही आवश्यक, आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आना चाहिए, आवश्यक टॉपिक है।
नागेश जी, मेरी आवाज आ रही है? नागेश सर, आपकी आवाज आ रही सर, आप बोले उनकी तरफ नेट का कोई इशू है। जी जी जी। तो ये जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के वैज्ञानिक युग को हम देखें, इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक हर्बर्ट स्पेंसर साहब की बात को से शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने ठीक ही कहा है अपनी बात से कि किसी भी स्रोत से प्राप्त ज्ञान, यानी किसी भी सोर्स से प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा वैज्ञानिक ज्ञान ने हमारी जीवन शैली को निर्देशित करने में कहीं अधिक उपयोगी भूमिका निभाई है। और ये बात 100% सही है। अगर आज हम देखें अपने जीवन में, हमारे घर में बिजली का सामान, फ्रिज, टीवी, आज हम एक जगह से दूसरी जगह दूर गति के यातायात के साधनों से पहुंच पा रहे हैं। आज इस तकनीकी के माध्यम से हम मोबाइल से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारा दृष्टिबाधित छात्र, जैसे कभी किसी जमाने में लुई ब्रेल साहब ने ब्रेल खोजी थी और हमारा दृष्टिबाधित पर्सनालिटी या दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में एक इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वह शिक्षा के माध्यम से, यानी जो लिखित माध्यम था उनका, उससे जुड़ पाए, अपनी बात को लिख पाए और पढ़ पाए। यानी कि हमारे दृष्टिबाधित साथी कहते भी हैं कि लुई ब्रेल साहब वो है जिसने दृष्टिबाधितों को कटोरे से कुर्सी तक पहुंचाया। आज अगर हम तकनीकी की बात करें तो आज दृष्टिबाधित, अगर हम सभी दिव्यांगों की बात करें तो आज दृष्टिबाधित दृष्टि ना होते हुए भी आज देख लीजिए मैक्सिमम जॉब्स कर रहा है, टीचिंग जॉब्स के अलावा मैक्सिमम जॉब कर रहा है और आज आईएएस, पीसीएस जैसी बड़ी बड़ी सर्विसेज में जा पा रहा है। तो इसका श्रेय विज्ञान को जाता है, तकनीकी को जाता है और गणित को जाता है। तो गणित एक ऐसा विषय है और विज्ञान एक ऐसा विषय है जो छात्रों के मानसिक विकास को करने में सहयोगी है। और जब छात्रों का मानसिक विकास होगा तो निश्चित ही वह अन्य विषयों पर भी अच्छे से पकड़ बना पाएंगे। ऐसा विषय जो हमारे दैनिक जीवन में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है, उस विषय का अध्ययन अगर विद्यालयों में दृष्टिबाधितों को ना कराया जाए तो एक बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी क्षति है, जिसको बाद में पूरा करना लगभग असंभव सा ही होता है। आज देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मूलभूत गणित और व्यवहारिक विज्ञान के क्वेश्चंस जरूर आते हैं और हमारे दृष्टिबाधित छात्र, क्योंकि इसमें कभी कभी मतलब काफी स्तर कमजोर होता है और उनको इसमें बड़ी समस्याएं आती है, ऐसे प्रश्न को उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इस वेबिनार पे जुड़े सभी छात्रों का, सभी शिक्षकों का, दूर दूर से जुड़े हुए सभी लोगों का, जिनको मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आज हम चर्चा करेंगे वह इस विषय को समझने के लिए बड़ी सहयोगी होगी और हम सभी का मार्गदर्शन करेगी और मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊंगा, आप भी कुछ मुझसे सीख पाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले आज हम ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कक्षा में विज्ञान और गणित विषय को पढ़ाना कठिन है या नामुमकिन है? निश्चित ही अगर हम आज के समय की बात करें तो नहीं। अगर हम सही शिक्षण विधियों का उपयोग करें, सही सहायक सामग्रियों का उपयोग करें और छात्रों को प्रेरित करें, जो छात्र इस विषय पर पूर्ण रुचि और पूर्ण सहभागिता देते हैं, ये मैं अपने अनुभव से आपको कह सकता हूं। लेकिन दृष्टिबाधितों को विज्ञान और गणित विषय पढ़ाने से पूर्व मैं किताबी ज्ञान की बात न करते हुए आपसे सीधा सीधा व्यवहारिक रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि पहले अगर हम दृष्टिबाधितों को पढ़ाने जा रहे हैं तो शिक्षक को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज द स्टाइल ऑफ लर्निंग, मतलब दृष्टिबाधितों के सीखने का स्टाइल क्या है, तरीका क्या है।
उनका जो कॉन्सेप्ट है, प्रत्यय निर्माण है, वो किस तरह से होता है। अगर इस बात को हम क्लियरली समझ गए तो समझ लीजिए आज की चर्चा का 90% यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, ये समस्या यहीं सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए मैं दो शब्दों का प्रयोग करूंगा, एक अमूर्त यानी इमेजिनरी अमूर्त प्रत्यक्षीकरण, और दूसरी बात मैं करूंगा कंक्रीट परसेप्शन की, यानी मूर्त प्रत्यक्षीकरण। इन दोनों की मैं बात करना चाहूंगा और इसके लिए मैं एक सिचुएशन एक सिचुएशन को, एक उदाहरण को लेते हुए बात करना चाहूंगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट परसेप्शन और कॉन्क्रीट परसेप्शन, इन दोनों के द्वारा ही जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, चाहे दृष्टिवान की बात करें या दृष्टिहीन की बात करें, अगर इन दो को हम समझ जाएं तो समझ लीजिए 90% प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब हमें पता है समस्या क्या है तो उसका समाधान निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षक कर सकता है। थोड़ी देर के लिए अगर आप डीएड या बीएड के छात्र हैं या आप कभी छात्र हैं, तो जब आपने मोबिलिटी ट्रेनिंग ली होगी तो निश्चित ही आपको ब्लाइंड फोल्ड करके मोबिलिटी की ट्रेनिंग दी गई होगी, और तब जब आपने ब्लाइंड फोल्ड लगाया होगा तो आपको कैसा लगा होगा पहली बार में, वो आप समझ सकते हैं। तो एक उदाहरण की चर्चा से मैं शुरू करना चाहूंगा। उदाहरण ये है, एक जनरल सिचुएशन आप लोगों को पता है कि आप अगर किसी एक कमरे में इंटर करते हैं, किसी एक कमरे में आप जाते हैं और वो कमरा के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, आप फर्स्ट टाइम जाते हैं और आप दृष्टिवान हैं, तो विद इन अ सेकेंड्स आप जाते ही वहां देख सकते हैं कि कितने लोग बैठे हैं, टेबल पे क्या रखा है, वहां पर उनके चेहरों के हाव भाव क्या हैं, वहां पर उस कमरे की परिस्थिति कैसी है, सिचुएशन क्या चल रही है, विद इन अ सेकेंड, यानी विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन एंड विदाउट एनी टेक्चुअल कन्वर्सेशन, यानी बिना छुए और बिना बात किए आप मैक्सिमम जानकारी वहां की ले लेते हैं विद इन अ सेकेंड। या आप कहें हो सकता है थोड़ा बहुत आपको बात करनी पड़े, लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन ज्यादातर आपके सामने जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, वो क्लियर होती है। अब आप सोचिए कि एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति उस रूम में इंटर करे तो जब तक वो किसी से बात नहीं करेगा या वहां पर लोग बात कर रहे होंगे उसको नहीं सुनेगा, तब तक वो नहीं समझ पाएगा। दूसरी बात, जब तक उस कमरे में वो एक एक चीज को टेक्चुअली छूकर नहीं देखेगा, पूरा उस कमरे में घूमेगा नहीं, तब तक उसको कोई आइडिया नहीं आएगा कमरा कितना बड़ा था, वहां कैसा फर्नीचर था, कितनी खिड़की थी, कितने दरवाजे थे, उसको कोई आइडिया नहीं रहेगा। और तब भी हो सकता है कि कई चीजें छूट जाए, जैसे पंखे को नहीं छुएगा, वहां कितने पंखे थे। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है जिसको समझना है हमें। एक और उदाहरण लेके समझाने की कोशिश करूंगा इस सिचुएशन से भी। मान लो एक चिड़िया का डायग्राम आपने बनाया, एक 2D डायग्राम आपने उभार के बना दिया और आप एक साइटेड व्यक्ति को उसे दिखाइए तो वो देखते ही समझ जाएगा यार ये तो पक्षी का उभरा हुआ चित्र है। लेकिन आप एक दृष्टि दिव्यांग को अगर उसे छुआएंगे तो वो कुछ भी नहीं बता पाएगा जब तक कि उसने 3D रूप में चिड़िया को ना देखा हो। यानी एक दृष्टिवान व्यक्ति देख करके, उसने हजारों चिड़िया देखी है, देख कर उसके दिमाग में जो मैं कह रहा था एब्स्ट्रैक्ट परसेप्शन, यानी केवल देखकर एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त रूप में उसके दिमाग में सूचनाएं एकत्रित होती रहती हैं और आवश्यकता अनुसार उनको बाद में वो परसीव करता है और जानता है। लेकिन हमारा दृष्टि दिव्यांग इस चीज से महरूम रहता है, इसलिए उसको हमेशा हमें कंक्रीट चीजें देनी होगी। जब तक वो उसको छुएगा नहीं और आप उसको वर्बल कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक उसका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। और यही बात गणित और विज्ञान को लेकर चलनी है, इस दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात, उस कमरे में जो चीज आपने विद इन सेकेंड्स में की थी
उस दृष्टि दिव्यांग को वहां एक एक चीज छू के देखनी पड़ी, यानी टाइम लगा। तो दो बातें आप ध्यान के रखिए कि कंक्रीट परसेप्शन से ही उसके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा, तीसरा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। इस बात को लेकर मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। बेसिक टीचिंग गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, ज्यादातर आपको पता है, लेकिन मैं मोटी मोटी चीजें बताऊंगा। जो पहली बात है, द फर्स्ट थिंग इज कि हमें ये नहीं सोचना है कि वो नहीं कर पाएगा, हमें ये सोचना है कि वो कैसे कर पाएगा। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जब हम कैसे कर पाएगा सोचेंगे तो हम रास्ता निकाल लेंगे, और जब हम रास्ता निकाल लेंगे तो हम उससे गणित और विज्ञान सिखा पाएंगे। तो उसको हीन भावना से नहीं देखना है, उसे हीन भावना का एहसास नहीं कराना कि तुम नहीं कर पाओगे, ये वर्ड यूज नहीं करना है। हमें अपने भीतर सोचना है कि मैं ऐसी क्या स्किल या कैसे एडेप्टेशन करूं, क्या मॉडिफिकेशन करूं कि वो कर पाए। तो इस सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम विज्ञान और गणित को दृष्टि दिव्यांग छात्रों को पढ़ा पाएंगे। दूसरी बात, हमारी कोशिश कभी भी पाठ्यक्रम को ओमिट या हटाने की नहीं होनी चाहिए कि ये टॉपिक ये नहीं कर सकते इसे हटा लो, नहीं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम क्या उसमें एडेप्टेशन करें, क्या उसमें मॉडिफिकेशन करें और कौन सी टेक्निक लगाएं कि वो बच्चा कर सके। इसलिए ओमिशन या हटाना बहुत ही रेयर कंडीशन में होना चाहिए। तीसरी बात, वीआई स्टूडेंट को हमेशा वर्बल डिस्क्रिप्शन की यानी शाब्दिक रूप से समझाने की आवश्यकता होगी। आपको उसको समझाना होगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो हमारे जो नॉन डिसेबल्ड जनरल स्कूल्स हैं वहां पर सभी बच्चों के साथ वीआई बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो आप ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखें, आप जो भी काम करें उसको बोलें जरूर, डिस्क्राइब जरूर करें, ठीक। दूसरी बात, जो आप बोले उसको स्पष्ट रूप से बोलें और बहुत जल्दी जल्दी ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। और अगली बात, छात्र को आप मान लो मैथ्स में सवाल कराया ब्लैक बोर्ड में, आपने फटाफट तो साइटेड जितने छात्र होंगे वो फटाफट अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं, लेकिन टेलर फ्रेम में क्वेश्चंस को करना टाइम टेकिंग होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा बच्चे को टाइम देना होगा। तो इसलिए यहाँ पर टाइम का भी ध्यान रखना है। टीचिंग स्ट्रेटेजी के अंदर अगर हम इस बात का ध्यान रखें तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसके अंदर हीन भावना नहीं आएगी, नहीं तो वो अपने को दूसरों से कम पाएगा और धीरे धीरे उसके अंदर हीन भावना आने लगेगी। तो इसका हमें वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो भी टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक हम मैथ्स और साइंस का लेने वाले हैं उसकी एडवांस प्लानिंग बहुत जरूरी है। यानी लेसन को आपको प्लान करके चलना होगा। आपको कभी ये नहीं सोचना कि वहीं पर जाकर फटाफट में देख के या मुझे आता, नहीं, आपको पहले से एक एक चीज प्लानिंग करके चलनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेसन को प्लान करके चलेंगे तो निश्चित ही आप जो पढ़ाएंगे उसका आउटपुट आपको मिलेगा। दूसरी बात, एक और, जो कक्षा का भौतिक वातावरण है उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, यानी बार बार क्लास का या लेबोरेटरी का फर्नीचर नहीं बदलना, बार बार चीजों को अस्त व्यस्त नहीं करना। उससे क्या होगा, छात्र का ओरिएंटेशन बिगड़ जाएगा और उसकी मोबिलिटी बाधित होगी, क्योंकि दृष्टि बाधित छात्र अपने दिमाग में एक ओरिएंटेशन मैप बनाकर चलता है। जब वो ओरिएंटेशन मैप बना लेता है तब उसकी झिझक खत्म होती है और तब वो काम कर पाता है। आपने अगर कभी विशेष विद्यालयों का भ्रमण किया होगा, और बहुत से लोग होंगे, तो अगर हॉस्टल में या स्कूल में सीढ़ियां हैं तो बच्चे बिना हाथ लगाए दौड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, दौड़ के नीचे चले आते हैं। और आप जिसको एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का वो हैरान हो जाता है कि यार कैसे कैसे, इसलिए कि उनके ब्रेन में वो उसका एक ओरिएंटेशन मैप बना लेते हैं और उसके बाद, इसलिए उसके भौतिक वातावरण से हम छेड़छाड़ ना करें, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमेशा टीचिंग स्टडीज में रियल ऑब्जेक्ट्स
अगर हो तो रियल ऑब्जेक्ट्स का उपयोग सबसे पहले करने की कोशिश करना है। कई चीजें ऐसी हैं जिनका हम रियल ऑब्जेक्ट्स ला सकते हैं। यानी आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे को बाग में ले जाके पढ़ा सकते हैं, पेड़ को उखाड़ के उसकी जड़, तना, पत्ती सब दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप बायो में मान लो हड्डियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप मान लो रियल में मानव की हड्डी नहीं ला पा रहे, लेकिन आप स्केलेटन जो मानव कंकाल है उसका उपयोग करके पढ़ा सकते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट नहीं तो उसका 3D मॉडल, इसका उपयोग करना है। यहाँ पर मान लो स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक धागा लीजिए, आप मैक्रोनी जो आती है मैक्रोनी लीजिए। आजकल जेली जैसे स्ट्रक्चर बाजार में अवेलेबल है, एक मैक्रोनी एक जेली, एक मैक्रोनी एक जेली, एक मैक्रोनी एक जेली डालिए, कॉन्सेप्ट आ गया। जो धागा है वो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मैक्रोनी है वो वर्टिब्रा है, जो बीच में जेली है वो जो हमारी डिस्क होती है जिसको स्लिप डिस्क कहते हैं, ये थैली जैसा स्ट्रक्चर है, ये डिस्क है। आप जेली लगाकर उसको आगे पीछे फोल्ड कराइए तो देखिए जो मैक्रोनी है वो आराम से आगे पीछे जा रही है और उसमें कोई रगड़ नहीं लग रही। आप जेली हटा के बताइए, जेली हटा के अगर आप करते हैं तो देखिए दो हड्डियां आपस में रगड़ रही है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। जो ये डिस्क बीच में होती है जेली जैसा स्ट्रक्चर, अगर ये ना हो तो हमारी हड्डियां आपस में रगड़ेगी और हम आगे पीछे नहीं झुक पाएंगे। तो ये आप हमेशा याद रखिए, रियल ऑब्जेक्ट, देन 3D मॉडल, सबसे लास्ट में आप 2D मॉडल या उभरा हुआ चित्र उपयोग करिए, लेकिन उसके साथ वर्बल कम्युनिकेशन जरूर करिए। साथ में अपने शिक्षण में आप विज्ञान शिक्षण के अंदर दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण, उसकी लाइफ के उदाहरण देने का प्रयास कीजिए। उससे बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा और उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ ये हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इसका अध्ययन मुझे अपने दैनिक जीवन में काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये समझा सकते हैं, जैसे दही को कभी भी पीतल या तांबे या धातु के बर्तन में नहीं जमाना चाहिए, हमें मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप आराम से करा के दिखा सकते हैं। आप एक पीतल के बर्तन में दही जमा के दिखाइए और आप एक मिट्टी के बर्तन में, जो पीतल के बर्तन का दही है वो धातु के साथ क्रिया करके अम्लीय रूप ले लेता है और उसका वो विषाक्त हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो आप उसको थोड़ा सा टेस्ट करा सकते हैं, नाम मात्र, और वो आप उसको दैनिक, तो वो समझेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये चीजें जानना कि हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं वो सब मेरी क्लास में जो किताब है, जो विज्ञान में सर बता रहे हैं, इससे सब जुड़ी हुई हैं और ये मेरे आम जीवन में काम आने वाली है। तो वो बड़ा इंटरेस्ट इसमें लेगा। और एक इसमें टीचिंग स्ट्रेटेजी में एक लास्ट बात से मैं अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी एक चीज और है, जो आपका स्टूडेंट पेयर है वो एक यूजफुल रिसोर्स है साइंस के मामले में। एक तो वो लेबोरेटरी में बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है, यानी एक टोटल ब्लाइंड और एक लो विजन अगर हम स्पेशल स्कूल की बात कर रहे हैं, और अगर हम नॉन डिसेबल्ड बच्चों की स्कूल की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक साइटेड और एक ब्लाइंड, वो बहुत बड़ा एक रिसोर्सफुल हो सकता है, एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है उसके लिए, क्योंकि बच्चे आपस में दोस्ती होते हैं और बहुत सी चीजें वो खेल खेल में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो शिक्षक को ये ध्यान रखना है कि पेयरिंग जरूर करे इस तरह की। अब अगली बात मैं विज्ञान के अंदर करना चाहूंगा, जर्नल जो सामान्य हमारी गाइडलाइन होनी चाहिए एडेप्टेशन के लिए, वो क्या होनी चाहिए। हमें बच्चे में चेंज नहीं करना है, हमें बच्चे में एडेप्टेशन नहीं करना है, हमें जो परिस्थिति है, हमारा जो भौतिक वातावरण है, हमारा जो एक्टिविटी है, हमारे जो आइटम्स हैं, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, हमें उसमें चेंजेस करने हैं। हमारा जो जनरल गाइडलाइन होनी चाहिए एडेप्टेशन के लिए वो ये होनी चाहिए कि बैरियर फ्री रहें चीजें, बच्चे को नहीं चेंज करना है, हमें अपने इन्वायरमेंट, आइटम, सिचुएशंस, एक्टिविटीज, इन सब में अगर हम चेंज करेंगे तो विज्ञान को हम बहुत ही रुचिपूर्ण बच्चों के लिए बना पाएंगे। मैं किताबी बातें ना ज्यादा करके व्यवहारिक बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, और अभी विज्ञान के बाद थोड़ा सा गणित में भी चर्चा करनी है, इसलिए चीजों को थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेशन के अंदर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो करना चाह रहा हूँ मिनिमाइजेशन ऑफ अडेप्टेशन की। मिनिमाइजेशन ऑफ अडेप्टेशन की बात मैं कर रहा हूं। अगर हम नॉन डिसेबल्ड स्कूल के उसमें देखें, अगर हम चीजों को
जो उसकी मूलभूत चीजें हैं उनसे बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ देंगे, बहुत एडेप्टेशन करेंगे, तो उसका जो बेसिक स्किल्स है, जो सूचना वो देने वाला था, हो सकता है वो सूचना वो हमें न दे पाए। इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात, बच्चे को ये लगेगा कि मैं बाकी बच्चों से अलग हूं, इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन मेरे लिए हो रहा है, उसके अंदर एक हीन भावना आएगी और उसका सोशल इंटीग्रेशन जो है वो बाधित हो जाएगा। इसलिए बहुत समझदारी के साथ, बहुत ज्यादा एडेप्टेशन नहीं करने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो विजुअली मतलब दृष्टिहीनता की वजह से जरूरी है वो करने हैं, उसका ध्यान रखना है। और बेसिक स्किल्स, जो इंफॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं, जो हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, वो ना बदले, उसका सार ना बदले, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। अब अडेप्टेशन की जब बात करेंगे तो दो चीजें, एक हमारा टोटल ब्लाइंड आता है और एक हमारा लो विजन आता है। और आप सबको पता है, मैं जल्दी से बताऊंगा। लो विजन के लिए 4 चीजों को हम रखते हैं: लाइट यानी इल्यूमिनेशन, दूसरा ग्लेयर चमक, तीसरा कंट्रास्ट या कलर कंट्रास्ट, चौथा साइज या आकार। जल्दी जल्दी से मैं इसमें अपनी बात रखूंगा। देखिए, लो विजन बच्चे के लिए अच्छी रोशनी की आवश्यकता होती है। अगर आप प्रयोगशाला में प्रयोग करा रहे हैं, अगर वहां पे अच्छी लाइटिंग नहीं है प्लस कलर कंट्रास्ट नहीं है, तो बच्चा कांच की परख नली को नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, रोशनी आर पार चली जाएगी, क्योंकि वो पारदर्शी है, वो नहीं देख पाएगा कांच के बीकर को, कांच की। उस स्थिति में जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंट्रास्ट की, कलर कंट्रास्ट की, एक तो रोशनी रहनी चाहिए, दूसरी कलर कंट्रास्ट। अगर आप परख नलियों के साथ कांच के सामान के साथ प्रयोग करने जा रहे हैं, तो आप बैकग्राउंड में ब्लैक कलर रखिए, यानी ब्लैक कागज लगा लीजिए, ब्लैक कपड़ा लगा लीजिए, यानी सामने का कलर ब्लैक हो, तभी उसको वो चीज, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। तो लो विजन के लिए रोशनी, कंट्रास्ट, कलर कंट्रास्ट, चमक। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि खिड़कियों से या कहीं से प्रैक्टिकल करते समय चमक ना लगे उस कांच के बर्तन में, वो रिफ्लेक्ट ना हो उसकी आंख में, ये भी ध्यान रखना है। और चौथी बात है साइज, आकार का ध्यान रखना है। यानी लेबलिंग करनी है तो लार्ज प्रिंट का ध्यान रखना है, ब्रेल तो करना है, लार्ज प्रिंट का भी ध्यान रखना है। तो लो विजन के लिए विज्ञान के अंदर ये 4 चीजों का हम ध्यान रखेंगे: लाइट या इल्यूमिनेशन, ग्लेयर यानी चमक ना पड़े उसकी आंख में, कलर कंट्रास्ट, और आकार यानी साइज की बात करेंगे। ब्लाइंड यानी हम दृष्टि दिव्यांग की बात करेंगे, तो अभी पीछे भी चर्चा करी, अब भी जो इसके लिए मेजर जो अडेप्टेशन है वो हमें टेक्सचर का ध्यान रखना है, डिफरेंट टेक्सचर का ध्यान रखना है। और वर्बल कम्युनिकेशन, ऑडिबल इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल हो जाए। आजकल बहुत सी चीजें हैं जिससे ऑडियो इंफॉर्मेशन उसको मिल सकती है, इसका ध्यान हमें रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब मैं इसमें आना चाहता हूँ मेन टॉपिक, लेबोरेटरी एडॉप्टेशन। प्रयोगशाला में हमें क्या अनुकूलन करने की आवश्यकता है? सबसे पहली बात सेफ्टी कंसर्न है। अगर हम रसायन, केमिकल या रसायन की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा खतरा रसायन से है। हम जानते हैं हमारे पास डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड लिक्विड्स होते हैं वहां पर, यानी हमारे पास सांद्र और तनु अम्ल होते हैं। और सांद्र अम्ल हम जानते हैं, अगर हमारी स्किन पे गिर गया तो स्किन को जला देगा, कपड़ों पे गिर गया तो छेद कर देगा। तो वहां पर उन केमिकल्स के साथ रिस्क बहुत है, एक तो उनको पहचानने में, दूसरा उनका उपयोग करने में। ये सबसे बड़ा रिस्क है रसायन विज्ञान के अंदर। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहली बात, हमें ब्रेल में और लार्ज प्रिंट में लेबलिंग करनी होगी। दूसरी बात, उन केमिकल्स को रखने का स्थान एकदम फिक्स होना चाहिए, और जो ऐसे खतरनाक केमिकल्स है उनकी अलमारी अलग ही हो तो वो ज्यादा बेटर। और जब वो खोजने जाएगा बच्चा, तो सब शीशियां अगर एक तरह की होगी तो भी उसे दिक्कत होगी। तो अगर एक तरह की शीशियां हैं तो उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, ताकि बच्चा जब उनको टटोलेगा या टच करेगा तो वो देख लेगा अल्फाबेटिकली मुझे ये चाहिए, तो एच कहाँ पर आएगा, H2SO4 ढूंढना है तो एच कहाँ पे आएगा, उसे पता है ABCD के बाद कहाँ है, तो वो इजिली उसे ढूंढ पाएगा। और यूज करने के बाद फिर उस चीज को वहीं रखे, ये ध्यान रखना है। जो रसायन की हम बात करें तो एक उनके रखने का स्थान का ध्यान रखना है। दूसरी बात, लार्ज प्रिंट और ब्रेल में लिखना है, ये हो गया।
अब तीसरी बात, उपयोग करते हुए सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि जब हम पोर करते हैं, मतलब उसको निकालते हैं एक से दूसरे में, उसमें बड़ा खतरा रहता है। तो उसके लिए आज के समय जो अडेप्टेशन है वो है सिरिंज का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml डिफरेंट टाइप ऑफ सिरिंज हमारे पास होनी चाहिए, जिसपे हम ब्रेल में या हम उसमें टैक्टाइल क्लू लगा सकते हैं, नंबर लिख दें केवल 2 3 5 समझ जाएगा, 2 का मतलब 2 ml, 3 का मतलब 3 ml। तो उस सिरिंज का हम उपयोग करके रसायन को निकालें, और जब हम टेस्ट ट्यूब में डालें तो वो डालते समय भी हाथ में या कहीं ना गिरे, तो वहां पर हमें फनल का उपयोग करना है, कीप का उपयोग करना है जो थोड़ा चौड़ी हो। ये छोटे छोटे एडेप्टेशन करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बच्चा बहुत आराम से काफी प्रैक्टिकल्स को इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखनी है। एक चीज और है, कभी कभी ये तो ओवरफ्लो हो जाएगा तो वो लिक्विड गिर जाएगा, तो आजकल बहुत से लिक्विड इंडिकेटर सेंसर अवेलेबल है। आपके घरों में भी पानी की टंकी भरती है तो आपने सेंसर लगाया हुआ है, आवाज आती है, आप समझ जाते हो टंकी भर गई। तो ऐसे बहुत सारे सेंसर आज की डेट में अवेलेबल है जिनका उपयोग कर सकते हैं हम, जिससे हमें पता लगे हमारा जो बीकर है वो भरने वाला है। दूसरी बात है जो हमारी केमिस्ट्री लैब में दिखते वो तो ज्यादातर तो ये कांच की बनी थी, कांच का बीकर, कांच की, इनसे चोट लगने का डर या इनके टूट जाने का डर हमेशा बना रहता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या अडेप्टेशन, इसके लिए हम सॉरी फोन आ गया था। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं, इनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो इनके लिए भी हमें एक स्थान फिक्स रखना चाहिए, कहां पर रखें इनको, और ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि इनको स्टैंड में या ऐसी जगह रखें कि लुढ़के ना, इनका फिक्स होना चाहिए। और जब इनको प्रयोग करें तो हम स्टैंड में क्लैम्प्स के कस के रखें उनको, स्टैंड में क्लैम्प पे लगा के उसका प्रयोग करें। और एक समस्या और आती है, जब हम गर्म कर लेते हैं उसको, क्योंकि कई चीजों को हमें गर्म करना पड़ता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो भी एक समस्या आती है कि उसको अब अगर हमें स्टैंड से निकाल के कहीं रखना पड़ रहा है और दूसरी परख नली वहां लगानी है, तो अब उसको कहाँ रखें, और फिर बच्चा जब उसको ढूंढेगा तो वो गर्म में हाथ लगा के अपना हाथ जला देगा। तो ऐसी स्थिति में उसको हमें दूसरे बर्तन के अंदर यानी दूसरे बीकर के अंदर रख देना चाहिए, और एक स्थान फिक्स बनाना चाहिए जिसको बच्चे को पता रहे कि हाँ गर्म चीजें मुझे यहीं रखनी है, और जब वो दोबारा जाएगा तो वहीं से उसको उठा लेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा अडेप्टेशन है। तीसरी प्रॉब्लम जो विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें, वो आती है हीट सोर्सेस की। यानी हम बहुत सारे हीट सोर्सेस यूज करते हैं, स्प्रिट लैंप है और गैस बर्नर है, इस तरह की चीजें, या जलती हुई मोमबत्ती। हमें कोई गैस प्रैक्टिकल करना है और ये देखना है कि कौन सी गैस बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है तो मोमबत्ती ले जाएंगे बुझ जाएगी, ऑक्सीजन बनी है तो मोमबत्ती ले जाए तो तेजी से आग जलेगी, हाइड्रोजन बनी है तो आवाज करके, ये सब डिफरेंसेस हैं, तो वहां पे मोमबत्ती यूज करनी पड़ेगी, या हम माचिस का उपयोग कर रहे हैं, ये सब समस्याएं आती है। तो इसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। एक तो आजकल हॉट प्लेट्स अवेलेबल है, तो अगर हम इनकी जगह हॉट प्लेट्स का उपयोग करें तो ये ज्यादा सुरक्षा कर सकता है बच्चों की, एक बात। दूसरी बात, अगर हम माचिस का उपयोग कर रहे हैं तो लंबी हैंडल वाली लंबी माचिस का उपयोग करें। एक अडेप्टेशन और करने की जरूरत पड़ती है। अगर स्प्रिट लैंप या गैस बर्नर हमें यूज करना ही पड़ रहा है और हमारा छात्र ब्लाइंड या लो विजन दोनों में से हो सकता है, तो जो स्प्रिट लैंप है कभी कभी उसकी फ्लेम नहीं दिखती है, उससे बच्चा क्या करेगा, जब परख नली लेके जाएगा तो अपना हाथ जला सकता है, ये और दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए ब्लाइंड्स के लिए हम ट्राईपोड का उपयोग कर सकते हैं, यानी तार से 3 पैर वाला एक चीज बना लें और उस बर्नर के ऊपर रख लें, तो बच्चा जब उसको टच करने जाएगा तो पहले उस ट्राईपॉड को टच करेगा, तो उससे पता लग जाएगा कि अब आगे मतलब फ्लेम है, ज्वाला है, और इसके आगे मुझे परख नली लगनी है। और परख नली को हमेशा आप जैसे चिमटा या संडासी होती है, ये लाइब्रेरी में होता है हमारे पास, उससे पकड़ के जिससे उसका हाथ लंबा हो जाए, हाथ वहां तक ना पहुंचे, इसका थोड़ा सा अगर उपयोग करें तो ये हो सकता है। दूसरी चीज, हम तार का एक गेज बना सकते हैं और उस गेज को फ्लेम के पास में रखिए, लोग जब वो फ्लेम जलेगी तो वो गेज रेड जल के लाल हो जाएगी, तो लो विजन को दिखाई देगी, रेड कलर दिखाई देगा। वो फ्लेम तो उसे नहीं दिख रही है लेकिन वो उसे दिखाई देगी।
तो ये जरा सा यानी लॉन्ग हैंडेड चीजों का उपयोग करें, थोड़ा सा अगर हम ये परिवर्तन कर दें तो आराम से बच्चा सुरक्षित रूप से इन प्रयोगों को आराम से कर सकता है। ये और एक बस और चीज हम मेन देख ले, है तो बहुत कुछ लेकिन टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। एक चीज और हम देख लें, वो ये देख लें कि वायरिंग कनेक्शंस जो होते हैं, जैसे फिजिक्स में हमें करने होते हैं, वायरिंग का ध्यान रखना है। वायरिंग में बच्चे का पैर उलझेगा तो अपैरेटस भी नीचे गिरेगा, टूट जाएगा, बच्चा भी हमारा गिर के चोटिल हो जाएगा। तो वायर को हमेशा जमीन के साथ तो टेप करके ले जाइए, या दीवार के साथ और सीलिंग के साथ टेप करके उस जगह लाइए। बस इतना जरा सा ध्यान रखेंगे। तो तीसरी बात मैंने जो पहले बताई थी, एक साइटेड छात्र या लो विजन को जरूर जोड़ना है, ग्रुप में प्रैक्टिकल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को एक साथ नहीं कराना है, थोड़े थोड़े बच्चों को कराना है। ये नहीं कि आप 20 बच्चों को एक साथ कराएंगे, नहीं होगा। लैब असिस्टेंट को अलर्ट मोड पे रखना है, भैया तुम अलर्ट पे रहोगे। इसके अलावा थोड़ा सा हमें प्राथमिक सुरक्षा जो हमारी फर्स्ट एड किट है वो उसका भी इंतजाम रखना चाहिए, कभी कोई घटना हो गई तो ये सब चीजें अगर हम रखें। इसके अलावा बहुत से मॉडिफिकेशन है आजकल, जैसे रसायन में हमें नापना पड़ता है कि इतना ले, तो नापने के लिए आजकल हमारे पास ऑडिबल तराजू है जो बोलकर इंफॉर्मेशन देती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और एक चीज और जो मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी, आपको कोई भी प्रयोग कराने से पहले उस उपकरणों से, प्रयोगशाला में जो भी उपकरण से, उसका एक ओरिएंटेटेड यानी ओरिएंटेशन मैप पूरा बच्चे को समझाना पड़ेगा। प्रयोग करने से पहले उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, प्रयोग करने से पहले एक चीज इसको तो बतानी पड़ेगी, और तब बच्चा उसको अच्छे से कर पाएगा। तो ये मेन चीजें मैं विज्ञान से संबंधित आपको बताई। और अब गणित में मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन गणित से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज जो मुझे लगती है होनी चाहिए, वो है विज्ञान और गणित के टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो उसका व्यक्तित्व, प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए। अब ये गणित और विज्ञान के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, आप शिक्षक हैं तो आपसे ये उम्मीद होती है, क्योंकि आप समाज के निर्माता हैं, तो आपकी लापरवाही नहीं चलेगी। इसलिए आपको व्यक्तित्व आपका पक्षपात रहित होना चाहिए। एक टीचर है वो चाहे तो बच्चे को जमीन से बहुत ऊपर पहुंचा सकता है, और एक टीचर अगर चाहे तो अच्छे खासे बच्चे को बर्बाद कर सकता है। ये टीचर, इसलिए टीचर की क्रिएटिविटी, टीचर का प्रभावी व्यक्तित्व हर क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हों चाहे डिसेबल्ड बच्चे हों। इसलिए प्रभावशाली व्यक्तित्व, विषय की पूर्ण एवं नवीनतम योग्यता उसको रखनी होगी, उसको अपडेट अपने को करते रहना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर है, उसको एमआर जाके नई नई दवाइयों के बारे में बताता है, वो भी अपडेट होता है कि मार्केट में आज कौन सी दवाई आ गई, वो भी पढ़ता है जीवन भर। ऐसे एक शिक्षक को हमेशा नवीन ज्ञान से अपने को रूबरू करना होगा। ज्ञान संचय की इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए, वो धैर्यवान होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। शिक्षक संपूर्ण कलाओं का ज्ञाता होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञाता तो जरूर होना चाहिए। तो इसलिए आपको साइकोलॉजी जरूर पढ़नी चाहिए, बीएड और डीएड में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि साइकोलॉजिकली विजुअली इम्पेयर्ड के जीवन में क्या उसके साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, किस तरह से उसको हम डील कर सकते हैं। और गणित व विज्ञान के प्रति उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए, और वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति उसकी रुचि होनी चाहिए। ये मैं मेन टीचर का फोकस है जो मुझे पहले लेना चाहिए था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं एक दो प्रैक्टिकल वर्बली समझाऊंगा, कराने का हमारे पास टाइम नहीं, वर्बली में समझाऊंगा। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सिंपल प्रैक्टिकल जिसको बच्चे बहुत आराम से करते लैब में। अगर हम जिंक धातु के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं और उत्पन्न हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते हैं कि हाइड्रोजन की गैस बनी, इस प्रयोग को बच्चे बड़ा इंटरेस्ट के साथ करते हैं। इसमें क्या चाहिए, सिंपल हमें एक स्टैंड चाहिए, एक परख नली चाहिए, एक बड़ा सा बीकर चाहिए, एक जेड आकार की कांच की नली चाहिए होती है, और एक मोमबत्ती चाहिए होती है, और हमें जिंक धातु के कुछ दाने चाहिए, और हमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए। तो क्या करेंगे, बच्चे को कराने के लिए आप जो है स्टैंड पर परख नली को लगा दिया, उस परख नली के अंदर
हमने जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए, नाप के डालना होगा, मान लो 5 ml डाल दिया, 5 ml डाला। उसके बाद रबड़ कॉर्क से उसको बंद भी करना है ऊपर से, और उसमें हमें जेड आकार की परख नली फिक्स करनी है और एक दूसरे बीकर में जाके उसको डालना है, और उस बीकर में हमें साबुन का पानी लेना है। अब जब हम अपनी परख नली में रबड़ कॉर्क थोड़ा सा हटा के टनो सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, तो वो जब जिंक धातु के साथ क्रिया करेगा तो गैस बनेगी, वो गैस निकास नली से होते हुए साबुन के बीकर में जाएगी, और जब वो साबुन के बीकर से मिलेगी तो साबुन के बुलबुले उठेंगे ऊपर। अब बड़े मुंह वाला हमने बीकर ले रखा है, बस बच्चे को मोमबत्ती पकड़ानी है और उसको उसको कहना है इस बीकर को के ऊपर तुझे मोमबत्ती रखनी है, वो मोमबत्ती रखेगा और वो जो बुलबुले हैं वो फट की आवाज के साथ फटने शुरू हो जाते हैं। और बच्चे को ये हम पहले बता चुके हैं कि केवल हाइड्रोजन गैस ऐसी है जो फट की आवाज के साथ फटती है, इसका मतलब जो ये गैस बनी ये हाइड्रोजन गैस बनी। एक सिंपल सा प्रयोग और कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें हम ये जांच करते हैं कि जो इस बर्तन के अंदर हमने लिक्विड डाला ये अम्ल है या नहीं। इसके लिए क्या है, आप एक रबड़ कॉर्क लीजिए, उसमें 2 लोहे की कील लगाइए, एक कांच का बीकर लीजिए, उसमें वो रबड़ कॉर्क डाल दीजिए, उसमें आप टनो सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए, उन रबड़ की कीलों से 2-4 जोड़िए 6 वोल्ट की बैटरी से, और जब हम इसको सामान्य स्कूल या नॉन डिसेबल के साथ करते हैं तो हम उसमें एक बल्ब और एक स्विच लगा लेते हैं। अब आप ब्लाइंड के साथ कर रहे हैं तो आप वहां पर एक इलेक्ट्रिक बेल लगा लीजिए, इतना सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे बैटरी से करंट जाएगा और वो जो लिक्विड है जो आपने अम्ल डाला है वो टूटेगा, आयंस में हाइड्रोजन आयन अलग होंगे और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रिसिटी के वाहक हैं, वो उसको विद्युत धारा को उसमें से पास होने देंगे, करंट पूरे सर्किट में जाएगा और वो जो हमने बल्ब या बेल लगाई है वो बजने लगेगी या बल्ब या हमारा बल्ब जल जाएगा। तो बच्चा समझ जाएगा कि ये अम्ल है और अम्ल अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित करने देते हैं। इसके अलावा अब अगर हम दूसरे के साथ अगर हम ग्लूकोज को डालें या हम अल्कोहल को डालें तो ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ जब इसी क्रिया को दोहराएंगे तो ग्लूकोज और अल्कोहल अपने में से हाइड्रोजन आयन को अलग नहीं होने देता है, उसका बॉन्ड इस तरह से होता है। आप सर्किट में स्विच ऑन करेंगे, बेल नहीं बजेगी, बल्ब नहीं जलेगा, बच्चा समझ जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा अम्लों की पहचान के लिए एक और अच्छा प्रयोग भी है कि आप एक परख, मतलब ये ब्लाइंड बच्चे करते हैं बहुत मजे से, इसलिए मैं इनको दे रहा हूँ, लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है, मुझे गणित में भी जाना है, इसलिए ज्यादा फिर कभी हम चर्चा कर लेंगे नागेश सर। और अगर किसी को और कुछ समझना हो तो आप मेरे नंबर से मुझसे बाद में बात कर सकते हैं, हम विस्तार से इन चीजों को समझ जाएंगे। अब हम थोड़ा सा मैं गणित विषय की चर्चा करना चाह रहा हूँ। देखिए विद्यालय शिक्षा में बालक को आराम से सर आप आराम से समझाएं, कोई बहुत बड़ा फाउंडेशन समय का नहीं है, आप आराम से समझाएं, हम लोग 10-15 मिनट आगे भी चल लेंगे। जी 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 ठीक है, बाद में फिर मैं देखता हूँ अगर समय बचता है। इसके अलावा अगर हम गणित की बात करें, मैंने पहले भी विज्ञान गणित की बात करी, तो विद्यालय शिक्षा में जितनी भी नेशनल पॉलिसीज बनी आज तक, उन्होंने कहा है कि हाई स्कूल तक कम से कम गणित शिक्षण अनिवार्य है, और जब सभी के लिए अनिवार्य है तो हमारे दृष्टि दिव्यांग छात्र के लिए भी अनिवार्य हो जाता है। तो अब गणित शिक्षण एक और तो छात्र का मानसिक विकास करता ही करता है, और जब मानसिक विकास करता है तो उसको दूसरे विषयों में भी सहयोगी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम गणित की आवश्यकता और महत्व पर बात करें तो इसका एक व्यावहारिक मूल्य है, चाहे एक कूली हो, मजदूर हो या देश का गृह मंत्री हो, उसको सुबह से शाम तक गणित से रूबरू होना ही होना है, बिना गणित के उसका काम नहीं चलेगा। तो हमारा दृष्टि दिव्यांग छात्र क्यों गणित के बेसिक स्कूल से महरूम रहे? तो इसलिए टीचर्स का गणित और विज्ञान के शिक्षकों का यह महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है, और इसमें बहुत सारे हैं। उसके बाद गणित अनुशासन संबंधी मूल्य है, मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, आप किसी भी मैथ्स टीचिंग की बुक में जाएंगे, ये सब डिटेल में आपको मिलेगा, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। बौद्धिक मूल्य है, मनोवैज्ञानिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, सौंदर्यात्मक मूल्य है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है। कि गणित की भाषा यूनिवर्सल भाषा है, इसलिए इसका एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी है। इन सब मूल्यों को जब हम डायरेक्ट से विस्तार से जब इसके भीतर जाते हैं
तो हमें समझ में आता है कि कितना महत्वपूर्ण बस विषय है और इसको हम कैसे छोड़ जाए। या पीछे मैंने एक चीज बताना चाहता था, लेकिन समय के बाद फिर मैं थोड़ा सा नागेश सर ने कहा चर्चा कर लूं। भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण या गणितीय दृष्टिकोण से कौन कौन से गुण विकसित हो रहे हैं छात्र के अंदर। एक तो उसमें अन्वेषण की मनोवृत्ति आती है, यानी खोज करने की, अन्वेषण करने की मनोवृत्ति उसके अंदर डेवलप करता है ये विषय। तो इतना महत्वपूर्ण विषय है, कैसे छोड़ दिया जाए। दूसरी बात, कॉज और इफेक्ट, कारण तथा प्रभाव के संबंध को बताता है। तो बच्चे के अंदर इस तरह की थिंकिंग डेवलप होती है, हर चीज का कारण और प्रभाव जानने की कोशिश करेगा। खुला मस्तिष्क, गणित और विज्ञान के साथ हमेशा ओपन माइंडेड होगा, पक्षपात रहित होगा, पूर्व धारणा नहीं बनाएगा किसी के प्रति, बातों को जानेगा, तथ्यों को जानेगा। खुला मस्तिष्क सत्य के प्रति प्रेम, समस्याओं को वैज्ञानिक विधि द्वारा सुलझाने का प्रयास करेगा। वो समस्याओं को देखकर हारेगा नहीं, वो समस्याओं को देखकर रोएगा नहीं, वो दुखी नहीं होगा, वो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके उस समस्या के समाधान करने की कोशिश करेगा। और वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि कहती है समस्या का अनुभव करना, सबसे पहले कि समस्या क्या है उसकी पहचान करना, समस्या को परिभाषित करना, उसके बाद परिकल्पनाओं का, हाइपोथेसिस का निर्माण करना कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या हाइपोथेसिस है इसके पीछे। उसके बाद वो आंकड़ों को एकत्रित करता है कि कैसे क्या करें, इस तरह से सोचना शुरू करता है और फिर परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है और समाधान तक पहुंचता है। तो ऐसे विषय को हम कैसे छोड़ दें? ये बड़ा ही विडंबना का विषय है कि इसकी कठिनता को देखते हुए अभी ये हाई स्तर पर नहीं है। लेकिन अगर हम विदेशों की तरफ जाएं और फॉरेन्स की तरफ जाएं तो आज बच्चे कैलकुलस भी पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हैं, ब्लाइंड बच्चे। मैं यहाँ पे एक बात करें, क्या हमारे सारे साइटेड बच्चे गणित में अच्छे होते हैं? क्या हमारे सारे बच्चे हर विषय में अच्छे होते हैं? नहीं, कोई आर्ट्स में अच्छा होता है, कोई और विषय में अच्छा हो सकता है, कोई। जब सारे साइटेड बच्चे गणित और विज्ञान में अच्छे नहीं होते तो हम ये क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे सारे दृष्टिहीन बच्चे गणित में हायर स्टडी तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कुछ तो पहुंच सकते हैं। जैसे वहां पहुंच सकते हैं वैसे यहां भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए रूट लेवल पर, यानी फ्रॉम द प्राइमरी लेवल हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। वहां से अगर हम काम करते करते आएंगे तो बच्चा निश्चित ही उस लेवल पर पहुंच जाएगा। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा एक कुछ छात्र मैं ऐसे जानता हूं, जब मैं हाई स्कूल में उनके साथ मैथ्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल करता था तो मेरी कैलकुलेशन देर से होती थी, उनकी कैलकुलेशन मुझसे पहले होती थी, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से काम होता हुआ आया और उनका ब्रेन इतना ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो क्या कर सकता है। एक चमत्कार ही वहां पर घटता है। फिर तो ये सब मैंने छोड़ दिया था, इसलिए मैं वापस इस पे आया। अब वापस हम गणित में जा रहे हैं। तो गणित के लिए भी ये बात सत्य है। उसके बाद गणित दृष्टिबाधितों को गणित शिक्षण में आने वाली समस्याएं क्या है, ये जानना बड़ी जरूरी है। क्या समस्याएं आ रही है? सबसे पहली समस्या है कि गणित विषय अमूर्त है, अमूर्त प्रत्ययों से संबंधित विज्ञान है एक तरह से। और दृष्टिबाधित छात्रों में अमूर्त प्रत्ययों का, अमूर्त चीजों का विकास करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए शिक्षक क्या करता है? अनेक समस्याओं का सामना करता है। तो पहली समस्या ये है गणित। लेकिन अगर हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ सोचें तो हम इस समस्या का आराम से समाधान कर सकते हैं। मैं इस पर अभी थोड़ा आगे भी चर्चा करूंगा। दूसरी बात, दृष्टि दिव्यांग छात्र के अंदर एक उच्च शिक्षाओं में गणित लेता नहीं। जब उच्च शिक्षाओं में, मतलब ये मैं जो पर्सनली फील करता हूं अपने स्कूलों में समस्या, वो समस्या मैंने डालने की कोशिश की। जो मेन समस्या है वो ये है कि बच्चे के अंदर ये एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि यार मैंने आगे तो लेनी नहीं है, कक्षा 8 के बाद तो छोड़ देनी है, क्यों मैं इस पर अपना टाइम वेस्ट करूं? क्योंकि गणित मेहनत मांगेगा, गणित प्रैक्टिस मांगता है, गणित परिश्रम मांगेगा। 35 मिनट की क्लास में नहीं होगा, छात्र को हॉस्टल में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टीचर को कभी कभी स्कूल टाइम्स के बाद रेमेडियल क्लासेस देनी पड़ेगी, दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो छात्र के अंदर ये दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है कि जब मैंने 8वीं के बाद लेना ही नहीं है तो वो उसमें रुचि नहीं लेता, इंटरेस्ट नहीं लेता। एक समस्या ये आ रही है। और जब वो रुचि नहीं लेता तो हमारा शिक्षक क्या होता है? उदासीन हो जाता है, यार मैं मेहनत किसके लिए करूं,
जब ये तैयार ही नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये आ ही नहीं रहा, ये पढ़ ही नहीं रहा, ये ध्यान नहीं दे रहा, तो टीचर भी उदासीन हो जाता है। ये एक समस्या है बहुत बड़ी, जिसकी वजह से दृष्टिबाधित छात्रों का विज्ञान शिक्षण और गणित शिक्षण बाधित हो रहा है। तीसरी बात, भाई ब्रेल स्लेट है, टेलर फ्रेम है, अबेकस है या अन्य उपकरण है जैसे ज्यामितीय किट है, इन सब पर कार्य करने की गति धीमी होती है, स्लो प्रोसेस है, अधिक अभ्यास करना पड़ता है, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, दूसरे विषय में मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इसलिए बच्चा क्या करता है, गणित पे कम ध्यान देता है, विज्ञान में कम ध्यान देता है। चौथी बात एक और आती है कि भाई सवाल को पहले टेलर फ्रेम में करो भाई, और उसके बाद उसको ब्रेल में लिखने जाओ, डबल मेहनत। मतलब पहले आधा घंटा उसने माथा पच्चीस करके टेलर फ्रेम में बड़ी मुश्किल से सवाल हल किया, अब उस सवाल को अगर उखाड़ देगा तो वो भूल जाएगा, अब भूल जाएगा तो उसे क्या करना है, उसको अब लिखना भी है। तो टीचर के लिए भी समस्या, पहले टेलर फ्रेम में सवाल करवाओ, उसके बाद उसको ब्रेल में लिखवाओ भाई, उसके नोट्स भी तो तैयार कराने, नहीं तो वो भूल जाएगा, रिवीजन कैसे करेगा। तो एक ये बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से टीचर भी मेहनत करने से कतराता है, बच्चा भी डबल मेहनत करने से कतरा रहा है। इस वजह से गणित और विज्ञान की वजह से नहीं, इस वजह से कि ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है, इस वजह से भी इसमें बच्चे कम रुचि ले रहे हैं और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी कम रुचि ले रहे हैं। दूसरी बात, अब आप साइटेड में गणित में आप प्रिंट में सवाल करते हुए आए तो आप ऊपर वाली लाइन को देख पा रहे हैं, ऊपर मैंने क्या लिखा भाई साहब, फिर मैंने उसके बाद क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, आप ऊपर से उसको जोड़ते हुए लाएंगे तब तो सवाल हल होगा। अब टेलर फ्रेम में तो बच्चा देख रहा है, लेकिन जब उसको ब्रेल में मान लो उसे ब्रेल में ही सॉल्व करना है, तो भाई ब्रेल स्लेट में तो कागज उल्टा लगता है, बार बार उखाड़ना पड़ेगा, फिर उसको पलट के पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको लगाना पड़ेगा, बड़ा झंझट हो जाता है। और इसका जो सब्स्टिट्यूट है हुआ है ब्रेलर, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है तो हर स्कूल में इतने ब्रेल अवेलेबल नहीं है भाई, 40-40, 50-50 हजार का एक ब्रेलर आ रहा है, तो ये भी एक समस्या उत्पन्न कर रहा है गणित और शिक्षण, गणित और विज्ञान शिक्षण में इस समय। इसके अलावा टेलर फ्रेम, अबेकस मैंने पहले भी कह दिया, इनमें आप शाब्दिक रूप से सवाल को नहीं लिख सकते, यानी अबेकस का आप प्रयोग कर रहे हैं तो अबेकस में तो आपने सवाल लिखा और उसका जब हल किया तो प्रश्न तो उखड़ जाता, आंसर उसमें आ गया। अब बच्चे ने कहीं गलती कर दी तो उसको कहां से सुधरवाओगे, ये एक इसमें दिक्कत है अबेकस में, जो टेलर फ्रेम में दूर हो जाती है। अबेकस में आपको बहुत सारे नियमों को याद करना है जो कि टेलर फ्रेम में नहीं करना है, लेकिन अबेकस फास्ट कैलकुलेशन कराता है, आप एज अ कैलकुलेटर उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो समस्या मैंने लिखी है, ज्यामितीय किट पर उभरे हुए चित्र जो बनाते हैं उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए बच्चों को परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। दूसरी बात, गणित पुस्तकों में जो चित्र बनाए जाते हैं वो 2D चित्र होते हैं, वो पूरी सूचना को स्पष्टतः नहीं समझ जा पाते, इसलिए शिक्षक को यहाँ पर उसको समझाने के लिए वर्बली समझाना होता है या उसका 3D मॉडल देने का प्रयास करना होता है। दूसरी बात, गणित के ब्रेल चिन्हों, मतलब गणित में जो ब्रेल चिन्ह है बहुत सारे हैं, प्लस उनके नियम है, अब उन नियमों को याद करो और उन चिन्हों को याद करो, ये भी एक समस्या बनती है, जिस कारण बच्चे गणित पुस्तक नहीं पढ़ पाते, इतने चिन्हों के झंझट में बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, ये भी एक समस्या आ रही है गणित शिक्षण में। इसके अलावा गणित ब्रेल पुस्तकों को पर्याप्त रूप से अवेलेबल ना हो पाना या अचानक से सिलेबस चेंज हो जाना तो पुस्तक ना अवेलेबल होना, ये भी एक समस्या आ रही है। दूसरी बात, नियमित ब्रेल कोड फॉर द साइंस और फॉर द मैथमेटिक्स, इसका ज्ञान ना होना शिक्षकों को और छात्रों को उसका ज्ञान ना करा पाना, ये भी एक विकट समस्या आ रही है। इसकी वजह से भी गणित और विज्ञान शिक्षण बाधित हो रहा है बच्चों का। तो चाहे वो नॉन डिसेबल्ड स्कूल में हो टीचर या स्पेशल स्कूल में हो, उसको नियमित ब्रेल कोड में मास्टर होना चाहिए, तब वो बच्चों को सिखा पाएगा अच्छे से और बच्चे फिर इंटरेस्ट ले पाएंगे। तो ये मोटी मोटी समस्याएं मैंने आपको बताई, और एक मूल्यांकन की समस्या भी गणित में आती है। छात्रों का जब मूल्यांकन किया जाता है वहां भी समस्या आती है, बच्चे अगर ब्रेल में बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं या बहुत चीज वो कर रहे हैं, वो भी एक मतलब समस्या रहती है। टाइम पे की समस्या, गलती कर दी, टीचर ढूंढता जा रहा कहाँ गलती हो गई, उसको पढ़ने में कई बार बड़ा दिमाग मतलब पजल हो जाता है उसमें, दिमाग कभी कभी गलत लिख दिया उसने, अब आप
एक्स्ट्रा डॉट लगा दी बहुत सारी, अब उसका मतलब ही बदल गया। या फिर आपको संशोधन कराना है तुरंत के तुरंत, तो आप उसमें संशोधन कराएंगे तो आप उसमें ब्रेल में नहीं लिख सकते तुरंत, अब आपको एक नए पेज में लिखकर संशोधन कराना पड़ेगा, आपको वो पूरा सवाल ब्रेल में लिखकर बच्चे को देना पड़ेगा, तब वो समझेगा कहाँ पर गलती हुई है। तो इतनी मेहनत करने के लिए विज्ञान और गणित के शिक्षक को हमेशा तैयार रहना है। अब टीचिंग स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं गणित में, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीधा से कहूंगा टास्क एनालिसिस, काम को आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करते हुए सवालों को समझाएं। जैसे मैं अभी पीछे आगे एग्जांपल दूंगा आपको, बोडो मास सिखाने का कुछ गणित के एग्जांपल लूंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी बात, हमेशा सवालों को इजी टू हार्ड की तरफ जाइए, सरलता से कठिन स्तर की तरफ जाइए, हमेशा ये ध्यान रखिए पहले बहुत सरल सवाल कराइए फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए। गणित के अंदर इस बात का ध्यान रखिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच का उपयोग करना है, ये सब आप लोग जानते हैं, इस पर मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। और यूज ऑफ नेमिथ ब्रेल कोड, इस पे जरूर फोकस करूंगा, इसका यूज जरूर करना है, यूज ऑफ नेमिथ ब्रेल कोड। बस इतनी सी स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से पर्याप्त है, अगर इतना आप उपयोग करेंगे तो आपका छात्र गणित में आराम से अच्छा कर पाएगा। अब दृष्टिबाधित छात्रों के गणित शिक्षण हेतु कुछ सहायक सामग्री के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आप हमेशा वास्तविक चीजों को पहले दिखाएं, यानी वास्तविक घन, वास्तविक घनाभ, वास्तविक आयत, वास्तविक त्रिभुज, यानी 3D फॉर्म में पहले इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद आप उसको 2D फॉर्म में इंट्रोड्यूस करिए। पहले 3D फिर 2D, पहला आप उसको रियल ऑब्जेक्ट दीजिए फिर उसको आप ज्योमेट्रिक किट से बनवाइए, बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, वो बनाएगा। तो इसका ध्यान रखना है, ये आपको मदद करेगा। दूसरी बात, स्पर्शीय चित्रों का आकार का ध्यान रखना चाहिए, जो भी मॉडल्स आप बना रहे हैं, जो भी डायग्राम है, इतना बड़ा ना हो जाए कि बच्चा उसको स्पर्श करके समझ ना पाए, बस इतना ध्यान रखिए। और डिस्क्रिमिनेशन यानी टेक्सचर का ध्यान रखिए, जो बच्चा टच करके उस, नॉर्मल सी बात है, डिफरेंट टेक्सचर को यूज करना है कि जो सूचना आप देना चाहते हैं वो अलग अलग सूचना, यानी विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन बच्चा कर पाए, इसका ध्यान रखिए। अलग अलग चीजों का यूज करिए, एक ही जैसे टेक्सचर का यूज ना करें। और ये भी कोशिश करिए छूने में वो और देखने में शायद फोन आ जाने के कारण सर की तरफ से आवाज हमारी तरफ नहीं आ पा रही है। 10-20 सेकंड में वापस सर हमसे जुड़ जाएंगे। हमारे कई विशेष शिक्षक, आदरणीय प्रिय विशेष शिक्षक, क्लास में भी, ये ऑनलाइन वेबिनार है, हमें आपको ज्ञात है कि ऑनलाइन वेबिनार में हम आप हैं, लेकिन कई जगह ऐसे कुछ तथ्यों को हम लोग चैट बॉक्स में लिखते हैं, भर्ती के संदर्भ में या किन्हीं और विषयों पर, जो विषय से विषयांतर होते हैं। हमें आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन का जो परिक्षेत्र है, वहां पर अध्ययन अध्यापन की बात, और जहां पर स्किल्ड की बात आ रही है, जॉब रिलेशन बात हो रही है, वहां पर इस तरीके की बातों को करना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने विशेष शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि अध्ययन अध्यापन के पटल पर विशेष शिक्षकों की भर्ती से संबंधित किसी प्रकार की बात चैट बॉक्स में कहना शायद ये हम लोगों की मर्यादा के खिलाफ माना जाता है, या कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि हम लोगों में थोड़ा सा इस बात को क्लियर करना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ पे कही जानी चाहिए। आप तो समझदार हैं ही हैं सभी लोग। तो सर, जिन विषयों पर हम लोगों से चर्चा कर रहे थे, सर जिन विषयों पर हम लोगों को बता रहे थे, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सर प्रारंभ में ही बताया कि विज्ञान और गणित का शिक्षण सामान्यतया ऐसी लोगों की धारणा है कि ये बड़ा क्लिष्ट है, बड़ा कठोर है,
या बड़ा कठिन है, यह तब है जब अध्यापक का विज्ञान अथवा गणित विषय से संबंधित विषय पर स्वयं का कॉन्सेप्ट क्लियर न हो। अगर अध्यापक विज्ञान अथवा गणित विषय से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं उनके प्रति पूर्ण रूपेण स्पष्ट होगा तो वह छात्रों के मध्य उनके कॉन्सेप्ट को रखने के लिए किसी प्रकार की क्लिष्टता, कठोरता अनुभवित नहीं करेगा। यहां यह बात अवश्य ही एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए, न गणित क्लिष्ट है न विज्ञान क्लिष्ट है। इसको उदासीन होकर पढ़ाने वाले और अस्पष्ट कॉन्सेप्ट लेकर के पढ़ाने वाले हमारे प्रिय अध्यापकों ने इसे क्लिष्टता की श्रेणी में पहुंचा दिया। कई बार आपने देखा होगा कई अध्यापक दूर दराज के दूरांचल शहर से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर कई विद्यालयों में बिना किसी शैक्षणिक टेक्नोलॉजिक उपकरण की उपलब्धता के भी विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न तरह के कॉन्सेप्ट देते हैं। यह उनका अपना स्वतः का कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है तो वहीं परिवेश में प्राप्त वस्तुओं से वो टीएलएम निर्मित कर लेते हैं। हमें आपको भी ऐसा सोचना चाहिए। सर हमसे जुड़ चुके हैं, जल्द ही 15-20 सेकंड में वो सेट कर रहे हैं कैमरे को। पुनः किसी कारणवश वो हमसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुए थे, फिर से शुरू करेंगे। तो मैं आपके बीच में जो अपनी बात रख रहा था उस बात का कंक्लूजन यह था कि किसी भी विषय को क्लिष्ट कहना अध्यापक के लिए ठीक नहीं है। हमें आपको किसी विषय को क्लिष्ट नहीं कहना चाहिए। क्लिष्ट कब होता है वो, जब हम छात्रों तक उसे सहजावस्था में नहीं पहुंचा पाते। और कब सहजावस्था में नहीं पहुंचा पाते, जब हम अपने तक उसे सहज नहीं प्राप्त कर पाते। अर्थात हमारा कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होता तो हम अगले का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते। किसी भी परिस्थिति में आप हमारी इस बात को अस्वीकार करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, वर्तमान परिस्थितियां चाहे विशेष शिक्षा की हो और चाहे शिक्षा की हो, चाहे जिस ओर गई हैं, उसका उत्तरदायित्व सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का है। अगर वो बड़ी ऊंचाई की तरफ गई है तो भी उसका जिम्मेदार शिक्षक रहा है, और अगर वो किसी दूसरी तरफ भी गई हैं तो उसका जिम्मेदार शिक्षक है। कारण अध्यापक किसी भी परिवेश में शॉर्टकट का मार्ग नहीं बताता। अध्यापक कभी भी किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को यह कभी ज्ञान नहीं कराता कि बिना विद्या अध्ययन किए, बिना पुस्तक अध्ययन किए, बिना विभिन्न उपकरणों के जानकारी के आप सब कुछ जान लेंगे। वो कदापि नहीं जानता, किसी भी परिस्थिति में नहीं जानता। ऐसी स्थिति में एक अध्यापक के द्वारा यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वह अपने छात्रों को यह स्थिति स्पष्ट कर दे कि बिना किसी कठिन परिश्रम के हमारे इस क्षेत्र में सफलता हमें प्राप्ति नहीं होगी। अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को प्रथम कक्षा से लेकर और पीजी यूजी तक की कक्षाओं तक स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहे। हमने छात्रों को नहीं ध्यान दे करके अपनी सुविधाओं को ध्यान दे ले लिया, जिसके कारण आज हमारी ये परिस्थितियां हैं। मैं और इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सर हमसे जुड़ चुके हैं, मैं निवेदन करूंगा कि सर कंटिन्यू करें। सर अब मेरे फोन पे कुछ तकनीकी दिक्कत सर हो गई थी, तो दूसरे फोन से मैं ऐड हुआ। कोई बात नहीं सर। तो हाँ, दृष्टिबाधित तो गणित शिक्षण हेतु सहायक सामग्री की हम बात कर रहे थे। बस इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि यदि हम आजकल बच्चों को
RSCI भी ये काम करता है, बहुत ही संस्थाएं करती है। ऑडियोबल मतलब रिकॉर्ड करके मटेरियल देते हैं ऑडियो फॉर्मेट में। तो शिक्षक को ये ध्यान रखना है, जब ऑडियो फॉर्मेट में हम बच्चे को कोई पुस्तक दे रहे हैं, हम क्लास में उसको यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ पुस्तक में दिए गए चित्रों का भी ध्यान रखना है। और उन चित्रों के स्थान पर हमें बच्चे को स्पर्शीय चित्र जरूर देना है। उस किताब में कोई चित्र रहा होगा, वो किताब हमारे पास है, हम उस गणित की किताब से पढ़ा रहे हैं, बच्चे के पास वो किताब ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है, चित्र बच्चे के पास नहीं है, तो शिक्षक का ये दायित्व है कि उस चित्र को बनाकर उस बच्चे को दे कि जब तू ये टॉपिक सुनेगा या उसको समझाया और बोले इस चित्र को भी तुझे दे, आपको उसको देखना है तब समझना है। तो इसका शिक्षक ध्यान रखिए, पुस्तक ऑडियो फॉर्मेट में है, लेकिन क्या जो चित्र किताब में है दिए हुए वो बच्चे के पास है, नहीं है, तो उन चित्रों को हमें प्रोवाइड कराना। अब अगले टॉपिक की तरफ मैं जा रहा हूँ। दृष्टि दिव्यांगों के लिए गणित शिक्षण के उद्देश्यों का व्यवहारिक स्वरूप या व्यवस्थित क्रम क्या हो सकता है। ये आपने बीएड, डीएड या नॉन डिसेबल के डीएड किया होगा, तो आपने देखा होगा टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं वहां पर, यानी कि ब्लूम की एक थ्योरी का हम अध्ययन करते हैं। वो थ्योरी हमारे, ये नहीं कि हमारा फील्ड स्पेशल है, अगर हम टीचर हैं, टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो वो सारे व्यवहारिक उद्देश्य यहाँ भी लागू होते हैं। और जल्दी से मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसका एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए जब वो अपनी लेसन प्लानिंग करे, व्यवहारिक पक्षों का उसे ध्यान रखना है। और श्री ब्लूम जी ने 3 बताए थे, ज्ञानात्मक पक्ष। हेलो नागेश्वर, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही सर, आवाज आ रही, बोलिए सर। डबलिंग हो रही है, तो वो 3 हो रही है, डबलिंग हो रही है सर, डबल हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है कभी कभी बीच में। यहाँ पर आएगी स्पष्ट आवाज आएगी, आप नेटवर्क इशू है। देखिए यहाँ पर उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन और भावात्मक पक्ष एफेक्टिव डोमेन और क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक, जिसको हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है जब आप लेसन प्लानिंग करेंगे, जब आप पढ़ाएंगे। इस चीजों को मत भूलना कि हम स्पेशल फील्ड में हैं भैया, तो ये चीज हमारे लिए लागू नहीं होगी, वो होगी। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत 6 बातें हैं और जिनके और भी बातें हैं उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, जल्दी से बता दूंगा। सबसे पहला ज्ञान, दूसरी बात है बोध, तीसरी बात है प्रयोग, यानी पहली बात की ज्ञान नॉलेज, दूसरी बात बोध कंप्रीहेंशन, तीसरी बात है प्रयोग यानी एप्लीकेशन, चौथी बात की विश्लेषण यानी एनालिसिस, पांचवी बात है संश्लेषण यानी सिंथेसिस और छठी बात है मूल्यांकन। जब आप अपनी टीचिंग के ज्ञानात्मक पक्ष पर फोकस करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इस शिक्षण से मेरे छात्र के नॉलेज में, ज्ञान में क्या असर आने वाला है, उसकी कंप्रेहेंसिव पावर कितनी बढ़ने वाली है, वो उसका एप्लीकेशन प्रयोग कहाँ कहाँ कर पाएगा, वो उसका विश्लेषण एनालिसिस कर पाएगा, संश्लेषण कर पाएगा, मूल्यांकन कर पाएगा अपने जीवन में। ये सब चीजों को फोकस करके आपकी टीचिंग प्लानिंग होनी चाहिए, इनको नहीं छोड़ना है। दूसरी बात है भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन, यानी उसका ग्रहण करना, रिसीविंग करना, रिस्पॉन्डिंग अनुक्रिया करना, अनुमूलन या वैल्यूइंग, विचारना यानी कंसेप्चुलाइजेशन, जो उसका कॉन्सेप्ट निर्माण हो रहा है, विचार कर रहा है, जिसमें जीन त्याजे की भी अलग चोरी है, वो सब चीजें यहाँ भी लागू हैं भाई, उसको भी थोड़ा सा देखना है। पांचवी बात है व्यवस्था, किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और छठी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है चरित्र निर्माण, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये सब चीजें भी फोकस करेंगे, इसका क्या असर बच्चे पे पड़ेगा। और तीसरी बात जल्दी से क्रियात्मक पक्ष, यानी जो उसका साइकोमोटर डोमेन है हमारी टीचिंग का, उस पर भी हमें फोकस करना है। यानी क्या हम उद्दीपन यूज करेंगे, क्या हम इम्पल्सन यूज करेंगे, कैसे हम उसको मैनिपुलेट करेंगे, कंट्रोल कैसे रहेगा हमारा टीचिंग पे, बच्चे का नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन क्या होगा, उसका नेचुरलाइजेशन, उसके स्वाभाविकरण क्या हो सकते हैं, और उसके हैबिट फॉर्मेशन में वो कैसे आएगा, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। समय अधिक हो रहा है इसलिए जल्दी से मैं जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा और उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा कि गणित का मौखिक जो रूप है उसका दृष्टिबाधित के जीवन में कितना महत्व है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ, कुछ उदाहरण अंक गणित के लेना चाह रहा हूँ। कुछ उदाहरण बहुत कॉम्पिटिशन में भी आता है
और कक्षा बच्चों की सिलेबस में भी है बोर्डो मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक आम आदमी भी जब इस तरह का सवाल आता है, जब वहां पर ब्रैकेट्स भी हो, डिवीजन भी आ रहा हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, तो उसका क्रम क्या रहेगा हल करने का, बड़ा कंफ्यूजन स्थिति होती है, बच्चे गलत कर देते हैं। भाई अगर आप डिवीजन पहले करना था, आपने प्लस पहले कर लिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो इस स्तर के जब इसके लिए आपको सबसे पहले आसान प्रश्न करवाने होंगे। मैं केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, चीजें बहुत सारी हो सकती हैं। तो आप पहले दो संक्रिया चिन्हों को, यानी केवल पहले दो चिन्हों के साथ सवाल कराइए, फिर तीसरा इंट्रोड्यूस करिए, फिर चौथा इंट्रोड्यूस करिए। ऐसे कराएंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और बच्चा उसको करेगा। जैसे सबसे पहले आप केवल कर सकते हैं कि 21 + 18 भागे 3, 21 + 18 भागे 3। अब बच्चे को यहाँ पर इस सूत्र से समझाइए। बोर्डो मास में क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ। बेटा ब्रैकेट है कहीं? नहीं है। ऑफ है कहीं? नहीं है। डिवीजन है? हाँ है। तो पहले डिवीजन होगा, यानी 18 को 3 से भाग दो। तो यूज करना सीख रहा है 2 के साथ। अब आप इसके साथ अगले सवाल में एक और बढ़ा दीजिए, 123 - 81 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। फिर अगले में आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए ब्रैकेट को, 13 माइनस ब्रैकेट 8 × 2 + 3। अब फिर बच्चे को कहिए कि बेटा यहाँ पर ब्रैकेट है, फिर हाँ सर है, तो सबसे पहले बेटा ब्रैकेट हल होगा। तो ऐसे आप धीरे धीरे करेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और उसकी रुचि बनेगी। और आप सीधा एक कठिन सवाल डाल दो कि भैया 4 का बड़ा ब्रैकेट शुरू, 25 - 18 भागे मझला ब्रैकेट शुरू, 7 - 2 का 3 - छोटा ब्रैकेट शुरू, 13 - 4 - 3 रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट बंद, रेखा ब्रैकेट बंद, +5 मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब बच्चा पड़ गया चक्कर में, उसको लिखने में ही पहले 10 मिनट लग जाएंगे इसको। तो टास्क एनालिसिस की मैंने पीछे बात करी थी, वो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा सरलता से कठिन की ओवर, उसको टुकड़ों में तोड़िए, प्रीवियस प्लानिंग करके रखिए। बच्चा बड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। जैसे जैसे उसकी बुनियाद मजबूत होती है, आप धीरे धीरे इस तरह। दूसरी बात, परमेय संख्याओं का योग अगर आप दिखा रहे हैं तो यहाँ पर 2 चीजें एक साथ करिए। पहला, समान हर वाली परमेय संख्याओं का योग सिखाइए। जैसे आपने कहा 5/12 + 6/12। देखो बेटा दोनों के हर समान है, हाँ है, तो इसका फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि समान हर वाली परमेय संख्याओं का योगफल बराबर अंशों का योगफल बटे समान हर होता है। बेटा कर दे अंशों का योगफल और समान हर उतार दे। उसने कहा जी 5 + 6/12, हाँ जी 5 + 6 11/12 आ गया सर, बहुत बढ़िया। तो यहीं पे अब आप कह दो कि समान हर वाली परमेय संख्याओं का घटाना। बेटा इसी सवाल को अगर घटाना हो तब क्या करेंगे, 5/12 - 6/12 सूत्र इंट्रोड्यूस कर दीजिए इसके साथ कि समान हर वाली परमेय संख्याओं का घटाना बराबर अंशों का अंतर बटे समान हर। बेटा अंतर निकाल ले बस, 5 - 6/12 कर दे, तो 5 में से माइनस का 6 जाएगा तो क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट भी देना पड़ेगा रेखा लाइन पे कि ऋणात्मक की तरफ जाओगे तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये अलग अलग चीजें आपको समझानी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग के साथ बच्चा पढ़ता है, बहुत मजा आता है। तो ये चीजें। अब इसके बाद अब आप आ जाओ उसमें कि उसके बाद आप आ जाओ असमान हर वाली परमेय संख्याओं का योगफल। अब कहो उसको कि भाई 5/12 + 6/5 को ऐड करना हो, तब इंट्रोड्यूस। अब असमान हर है तो कैसे करोगे। तो ऐसे धीरे धीरे आप कर सकते हैं। अब मैं बीजगणित में थोड़ा सा आऊंगा नागेश सर, समय तो बहुत एक्स्ट्रा हो गया, अगर आप आज्ञा दें तो। अवश्य सर, अवश्य 2-5 मिनट अवश्य देख लीजिएगा, बस कोई बात नहीं। अब बीजगणित की अगर हम बात करें, संख्याओं को दर्शाने के लिए हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं इसमें। अब बच्चों को समझाना कैसे कॉन्सेप्ट दें, तो भैया ठीक है, हम 4 टोकरी ले लें। 4 टोकरी में से एक टोकरी में हम कोई चीज रख दें, मान लो कुछ भी रख दो जो आपके पास अवेलेबल हो, सेब है या कोई गेंद है। मान लो आपने 2 गेंद रखी, बच्चे से पूछा कितनी गेंद है, उसने टच किया 2 गेंद है। फिर आपने अगली टोकरी में 1 गेंद बढ़ा दी, आप बताओ कितनी है, 3 है। अगले में 1 और बढ़ा दी, 4 है। अब आपने बहुत सारी रख दी, अब बताओ बेटा ओके सर ये तो बहुत सारी है, अब गिनने में टाइम लगेगा। तो तब हम कॉन्सेप्ट देंगे कि भैया ऐसी स्थिति में आप कहोगे टोकरी में कुछ गेंदे हैं, टोकरी में कुछ गेंदे हैं। अभी मैं समझा रहा हूँ, रुको, इसको समझो। कुछ है, अब मान लो किसी बच्चे, अंकित तुम्हारे पास 45 रुपए है, तुमने राम से कुछ रुपए ले लिए, अब तुम्हारे पास कितने रुपए हुए, कंफ्यूज हो गए। अब कहोगे भैया 45 + कुछ रुपए। तो तब आप समझाओगे कि जो ये कुछ है
इसी को हम बीजगणित में हल करते हैं, बीजगणित में जानते हैं, और इस कुछ के लिए हम अक्षर संख्याओं का प्रयोग करते हैं, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी का। और यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन है, प्रिंट में तो बहुत सारा है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, लेकिन हमारे टेलर फ्रेम में हम केवल ए बी सी डी एक्स वाई जेड बस इतना ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टाइप्स नहीं होते बनाने के लिए, इतने में ही हमें पूरी बीजगणित समेटनी होती है अपनी। तो बच्चे को आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। तो इसके बाद आप बीजीय व्यंजकों को जोड़ना, बीजीय व्यंजकों को घटाना, बीजीय व्यंजकों को गुणा, बीजीय व्यंजकों को भाग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब रेखा गणित में आ जाओ। रेखा गणित में मैं एक विद्वान ने एक बात कही है, उस बात को कहना चाहता हूँ। किसी विद्वान ने कहा है कि ज्यामितीय गणित का कमल है, शेष सब तुच्छ है। जितना विकास हुआ उसमें रेखा गणित का बहुत बड़ा हाथ है। आज देख लो, जो भी इमारतें हैं, बांध है, मंदिर है, कला है, वास्तुकला है, इंजीनियरिंग है, कपड़ों के डिजाइन है, मेज है, पुस्तक है, पानी की बोतल है, लंच बॉक्स है, गेंद है, हर जगह तो रेखा गणित है। तो आप रेखा गणित से बच्चे को क्यों महरूम करो भाई? जब इतनी इंपॉर्टेंस है तो क्यों? तो आप रेखा गणित को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप समतल वक्तल बच्चे को आप बच्चे को अलग अलग चीजें, एक बॉक्स दे दीजिए, लंच बॉक्स दे दीजिए, एक गेंद पकड़ा दीजिए, एक पत्थर पकड़ा दीजिए, एक चूड़ी पकड़ा दीजिए, कुछ भी पकड़ा दीजिए। अब आप बच्चों को ये भैया मान लो माचिस का बॉक्स है, इसको बच्चे ने टच करके देखा, ठीक, अब आपने बॉक्स टच करा दिया, ये टच, अब आप इसको समझाओ कि इसमें 6 पृष्ठ हैं, देखो ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, 6 पृष्ठ हैं, इनको हम इसकी सतह कहते हैं, यानी फलक कहते हैं। और प्रत्येक फलक के 4 कोने होते हैं, जिन्हें हम शीर्ष कहते हैं। अब इस कमरे में हम बैठे हैं बच्चों दैनिक जीवन, तो ये भी एक बक्सा है, यानी एक घनाभ है। और अगर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर कर दे तो ये घन हो जाएगा। घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है और घन में समान होती है। अब हम घन का वक्र पृष्ठ, घन का आयतन, इस सबको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। अब गेंद और सेब की आकृति दे, बच्चे ने टच किया तो बेटा ये वक्र है, इसमें वक्रता है, इसलिए ये वक्र पृष्ठ है, ये समतल नहीं है। तो समतल और वक्र तल में आपने अंतर दे दिया कि जो चीज समतल होती है, सपाट होती है, उसको समतल कहते हैं। जैसे तुम्हारा टेबल की सतह, तुम्हारे टेलर फ्रेम की सतह, तुम्हारे ब्रेल किताब की सतह, ये समतल है। और वक्र पृष्ठ, जैसे कि आपने सेल दे दिया, सेल का पृष्ठ, इस पत्थर का पृष्ठ, ये सब वक्र पृष्ठ। तो ऐसे धीरे धीरे हम समतल और वक्र पृष्ठ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे हम कोणों का ज्ञान दे सकते हैं। कोणों का ज्ञान बहुत से शिक्षक यूज करते हैं। माचिस का तीली और फेविकॉल से आप यूज कर सकते हैं। माचिस की तील और फेविकॉल का ब्रेल पेज चिपकाइए, अलग अलग कोणों का ज्ञान कराइए, उसके बाद उसको ज्योमेट्री किट में इंट्रोड्यूस करिए। उसके बाद त्रिभुजों के प्रकार समझाए जा सकते हैं। एक और अच्छा, सर्वांग समता। सर्वांग समता को आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि सब बच्चे अपने हाथ से अपनी हथेली मिलाओ और देखो क्या पूरी हथेली ढक रही है। बच्चे कहेंगे हाँ ढक रही है। अब अपने बगल वाले छात्र की हथेली को ढको तो ज्यादातर की नहीं ढकेगी। अब ढक रही है नहीं। तो ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को ढक लेती है वो आपस में सर्वांग सम होती है। आप आराम से आपने समझा दिया। जैसे 2 रेखाखंड समान होते हैं जब उनकी लंबाई समान होती है। 2 कोणों के मान अगर समान हो तो वो सर्वांग सम होते हैं। 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं अगर उनकी त्रिज्याएं समान हो। 2 आकृतियां समान हो सकती है जब उनका आकार और साइज समान हो। इस तरह से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं लास्ट नागेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। वो है दृष्टिबाधितों के जीवन में गणित शिक्षण, मौखिक गणित की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमें यहाँ पर वैदिक गणित यूज करनी चाहिए। हमें यहाँ पर उसका कैलकुलेशन को फास्ट करने के जो तरीके हो सकते हैं वो उपयोग करने चाहिए, क्योंकि वो हर जगह टेलर फ्रेम नहीं लेके जाएगा, वो हर जगह अबेकस लेके नहीं जा सकता, वो हर जगह ज्योमेट्री किट लेके नहीं जा सकता। इसलिए उसका मौखिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना, इतनी प्रैक्टिस करानी है कि कॉन्सेप्ट मौखिक रूप से उसके दिमाग में बैठ जाए। और ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स उसे बतानी है। कॉन्सेप्ट तो देना है, जो करने का तरीका है वो विधि भी सिखानी है, और साथ साथ वैदिक गणित और मौखिक गणित को इंट्रोड्यूस करते रहना है। जैसे एग्जांपल एक छोटा सा दूंगा बस, जैसे 28 गुणा 32 करना है
तो 28 गुना 32 बच्चे को करना है। एक तरीका ये है। दूसरे तरीका ये है, आप कह सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी कि 30 माइनस 2 गुना 30 प्लस 2। ये 30 यहाँ पर ए हो गया, 2 यहाँ पर बी हो गया, यानी 30 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 30 का वर्ग 900, अब उसमें से 4 घटा दे बेटा, हो गया 896। 2 मिनट में बच्चे ने कर दिया। इसी प्रकार से आप लासा मासा सिखा सकते हैं। लासा मासा में शॉर्टकट ट्रिक है, अगर 6, 12, 24, 48 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक्स हैं। अगर ये 48 अपनी जितनी भी संख्याएं इससे छोटी उन सभी से अगर डिवाइड होता है तो ये 48 इसका लासा होगा, सीधी सी बात। इस तरह से बहुत सारी ट्रिक्स है, इसलिए मौखिक गणित पर फोकस करना बहुत जरूरी है। टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर जितनी चर्चा करें उतनी कम है। नागेश सर, अपनी तरफ से मैंने बहुत जितना हो सकता है कवर करने की कोशिश करी है। अगर कोई बात रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आपने व्यवहारिक पक्ष को बहुत बेहतरीन तरीके से और चरणबद्ध तरीके से हम लोगों के समक्ष रखा। सबसे महत्वपूर्ण जो आज सर ने हम लोगों के बीच में 2-3 पॉइंट इतने स्पष्टता के साथ उन्होंने कहे, जो अकाट्य थे और सर्वकालिक अकाट्यता के प्रतीक रहे। पहला, जिस पर मैंने बीच में चर्चा की, कि किसी भी परिस्थिति में विषय क्लिष्ट नहीं होता, पढ़ाने वाले की योग्यता, पढ़ाने वाले का स्पष्टीकरण विषय की क्लिष्टता और सरलता के मूलक होते। दूसरा, सर ने बताया कि गणित पढ़ाते समय सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पे भी देना है कि हम मेंटल मैथमेटिक्स जितना अधिक मजबूत रख पाए दृष्टि दिव्यांग साथियों का, उतना अधिक हमें सहायता मिलेगी। तीसरा, सर ने बताया हमारी कुछ लिमिटेशन है दृष्टि का अभाव या दृष्टि की अल्पता में। अगर हम सामान्य बालकों की स्पीड दृष्टि दिव्यांग साथियों के प्रश्नों के हल करने में चाहेंगे तो अवश्य हमें निराशा मिलेगी। हमें अपने भाव में चाहना की इस स्थिति में परिवर्तन लाना होगा। अर्थात बालक कितने समय में उसे करके देता है, यह समय उसका निश्चित होना चाहिए। यह समय नहीं कि हमने कितना समय उसे दिया है कि 2 मिनट में करके दिखाओ, 5 मिनट में करके दिखाओ। ये तब आप करेंगे जब आप उस बच्चे को धीरे 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 करके उस व्यवस्था में ला दें कि आप समय का निर्धारण कर पाए। सर ने कहा अध्यापकों के गुण बताते हुए सॉफ्टनेस होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को और स्पष्ट कर दूं, किसी भी परिस्थिति में अध्यापक किसी विद्यार्थी के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति या किसी व्यवस्था के प्रति अगर पक्षपाती होगा तो वो पूरी व्यवस्था ले डूबेगा। आपको सर ने उदाहरण दिया डॉक्टर साहब किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, आपको सर ने उदाहरण दिया वकील साहब किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहां अध्यापकी पक्ष में 2 तरीके के भाव स्पष्ट होने चाहिए और सभी को एक क्लियर हो जाना चाहिए। सामान्य शिक्षकों की तरह हम अपने को शिक्षक न कह के विशेष शिक्षक कहते हैं। क्यों हैं विशेष शिक्षक, जरा इसको क्लियर कर लें। सर ने इस पे स्पष्ट अपनी भाव को एकदम व्यवस्थित रखा। हम इसलिए विशेष शिक्षक हैं क्योंकि हम निरंतर प्रैक्टिस को आगे रखते हैं। हमारे क्षेत्र में दिव्यांगजनों की स्थितियों में सुधारात्मक प्रवृत्ति एवं नए नए दिव्यांगता के रूप दिखाई दे रहे। हमें नित्य प्रतिदिन एक नया स्वरूप, एक नई व्यवस्था, एक नया प्रकार हमारे सामने आके खड़ा हो रहा है, जिसपे हमें अपने विचार देने पड़ते हैं, अपने भाव देने पड़ते हैं। सर ने बताया कि एक प्रैक्टिस करने से ही काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस में नयापन हो। सर के ही शब्द है, सर ने कहा कि ज्ञान होना अध्यापकी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान का नवीन होना ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि 10 साल पहले पढ़ी गई कोई बात वर्तमान परिस्थिति में कितनी प्रासंगिक है,
इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। तो सर, आपने आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर, बिंदुओं पर अपने विचार दिए और दृष्टि दिव्यांगों हेतु तथा सामान्य विद्यार्थियों हेतु सबसे महत्वपूर्ण विषय गणित तथा विज्ञान पर अपनी महनीय राय रखी। प्रैक्टिकल तौर पर कैसे उसे हल किया जाए उस पर आपने बातें बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन है, अभिनंदन है। आपने कहा कि रेखा गणित वह गणित है जिसने स्थापत्य कला को अथवा तो हमारे अंदर चित्रात्मक व्यवस्था को भरा। सत्यवत है सर, रेखा गणित ही वह माध्यम है जिसने हमें स्वरूपात्मक प्रवृत्ति प्रदान की। रेखा गणित ही एकमात्र वह माध्यम है जिसने आज विभिन्न प्रकार की आकृतियों के साधने का एक मूलांकर सिद्धांत हमारे सामने उपस्थित किया। गणित को छोड़कर, विज्ञान को छोड़कर बचता ही क्या है? निरंतर नए शोध को प्राप्त करना विज्ञान है। निरंतर इस बात को कल्पनित करना कि समय का कितना बोध है, समय का कितना मूल्य है, यही तो गणित है। अगर ये जीवन में ना होगा तो फिर होगा क्या? तो चाहे सामान्य जन हो, चाहे दिव्यांग जन हो, कोई ऐसा विषय रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जाना चाहिए। और सर ने उस पर अपनी बात बहुत बेहतरीन तरीके से रखी। मैं सर का आभार वंदन करता हूं, सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर इस पटल पे आए और अपने महनीय भाव, हमारे विचार यहां अपने इस पटल पे रखें। सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे विशेष शिक्षक, कई राज्यों के विशेष शिक्षक प्रतिनिधि जो अपना अपना राय हमें देते रहे हैं, सभी लोगों ने आज अपनी प्रस्तुतियां दी, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। इस पटल की तरफ से सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की कक्षा में उन्होंने सीखा और मुझे यह पूर्ण विश्वास है वो घर जाकर इस बात को दोहराएंगे। मेरे साथ इस समय कुल 49 स्टूडेंट और विशेष शिक्षक तथा हम और सर हैं। इन सभी के बीच में मैं यह बात कई बार कहा हूं, फिर कह रहा हूं, किसी भी परिस्थिति में अगर मैं भी आपको कभी ये कहते हुए सुनाई दूं कि विशेष शिक्षा में कोई शॉर्टकट है, बिना पढ़े कुछ करने का भाव है, तो आप ये मान लीजिएगा कि मैं आपके भविष्य के लिए सबसे निकट का दुश्मन हूं। इस फील्ड में निरंतर प्रयासरत रहने वाला व्यक्ति ही सक्सेस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आवाज सर ने इस बात को प्रमाणित किया। आप लोगों को मैं प्रारंभ में नहीं बता पाया, इसके लिए मैं सर से क्षमा चाहूंगा। सर ने अपने विशेष प्रयासों से गणित और विज्ञान शिक्षण ब्लाइंड स्कूल में प्रयास कराया, शुरुआत कराया। तो ऐसे पराक्रमी, परिश्रमी और विद्वत मूर्ति को यह पटल बारंबार प्रणाम करता है। सभी का 1 घंटे 27 मिनट हमने समय लिया, इसके लिए धन्यवाद। सर का पुनः बारंबार धन्यवाद तथा सर को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस पटल पे आए। सभी को धन्यवाद। सभी लोग यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हैं। सादर थैंक यू अशोक सर जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सब जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बिल्कुल एग्जैक्ट समय पे आए। हेलो, ठीक है ना? जी जी सर, बताएं बताएं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया और इतने इस विषय पे इतनी अच्छी हमारी चर्चा रही और बड़ा अच्छा लगा इस चर्चा बहुत को बहुत कर। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद कि आपने अपना महनीय समय दिया। और ऐसे पीछा नहीं छोड़ेंगे, आगे फिर बुलाएंगे। ये फील्ड